हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आपको ये स्थितियां दी गई, मतलब यह प्रॉब्लम दी गई है और इसको हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया एक आयताकार भूखंड है जो हम बना लेते हैं। ये आयताकार हमने भूखंड बना लिया, ठीक है बेटा। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो ये आयताकार एक हमारे पास भूखंड हमने बना लिया, आयताकार है ये। और इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब बेटा इसका ये एरिया, तो इसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हम x मीटर मानेंगे। तो लंबाई क्या है इसके 2 गुने से, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। और 2 गुने से 1 अधिक है तो क्या हो जाएगा, 2x 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके से करेंगे। यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तथा लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2x + 1 बराबर 2x + 1 मीटर हो जाएगी। और चूंकि हमको दिया है, क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर हमको दिया है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी दी है, 528। यहां पर लंबाई को हम रखेंगे तो कितनी है, 2x + 1। और चौड़ाई इसकी बेटा कितनी दी है, x मीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 528। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा 2x²। फिर इसके साथ होगा तो x, और बराबर कितना दिया है, 528 आपको दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² + x, और माइनस का कितना हो जाएगा, 528 बराबर क्या है, 0। तो ये हमने क्या किया, एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमने क्या किया है, निरूपित कर लिया है। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आप एक चीज और लिखना चाहो कि ये भी लिख सकते हो कि सवाल में आपको दिया है, तो क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, आपको क्षेत्रफल दिया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः भूखंड की लंबाई व चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0 को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर लिया, पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक, अब हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम एक लाइन खींचे तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर इधर हम जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 इस तरीके से हमें पॉइंट मिलते जाते हैं। ठीक है, इधर हम जाएंगे तो इधर भी हमें पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, -1 -2 -3 और नेगेटिव ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस से लेकर के यानी अनंत माइनस से लेकर के प्लस अनंत तक जो होते हैं सारे के सारे क्या पूर्णांक होते हैं। लेकिन हमें दो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो धनात्मक मतलब जिनके आगे प्लस लगा हो। तो धनात्मक ये एक है तो दूसरा ये है। तो मतलब एक धनात्मक से दूसरा धनात्मक प्राप्त करने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ता है। तो यहीं पर हम ये लिखेंगे, सवाल नंबर 2, माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं x तथा x+1 है। ठीक, पहली आपकी क्या है, x है, दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 है। क्योंकि जब पहली 1 है तो अगली अगर धनात्मक हमें प्राप्त करनी है तो उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तुम्हें 2 मिलेगा। ठीक, इसलिए तो एक x है, दूसरा +1। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है। तो मतलब इसका और इसका गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो यहां पर देखिए, ओह दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, यहां पे देख लीजिए फिर से एक बार। माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं x तथा x+1 है। प्रश्नानुसार इन दोनों का जो गुणनफल है बेटा वो कितना है, 306 है। तो यहाँ पर हो जाएगा x से इसका मल्टीप्लाई तो x² और प्लस x से 1 का मल्टीप्लाई तो 1x, बराबर में कितना दिया है, 306। इधर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो x² प्लस का x माइनस का क्या हो जाएगा, 306 और बराबर का 0। हालांकि इसके आगे हम इसके गुणनखंड करके x के मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे सवाल में यही कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक द्विघात समीकरण x² 1x माइनस 306 बराबर बेटा क्या होगा, 0 को संतुष्ट करती है। तो इस तरीके से हमने बेटा क्या किया है, दो सवालों को हमने सॉल्व। यहाँ पे देखिए बेटा, सवाल नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपको उम्र से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, उसी पे आपको काम करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको किन दो लोगों की बात की जा रही। तो जिन दो लोगों की बात की जा रही है उनको आप लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। एक तो रोहन की बात की जा रही है और दूसरी उसकी माँ की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थिति तो वर्तमान रहेगी ही रहेगी, पहली बात। और कंडीशन क्या दिया है, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष और ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पश्चात। ठीक है, तो वर्तमान में रोहन की आयु x है, तो इसकी माता जी 26 साल बड़ी इसलिए 26 होगी। और यहाँ पर रोहन की 3 साल बाद उम्र हो जाएगी x+3, तो इसकी माता जी कितनी हो जाएंगी, x+26 पहले से है और इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, x+29 हो जाएगी। तो ये रोहन की माँ। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की उम्र का गुणनफल 360 होगा। तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्र इतनी है और इनकी उम्र इतनी है, यानी x+3 और x+29 बराबर कितना है, 360। अब इनका गुणा करा दीजिए आप ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा x² प्लस
29x, ठीक है, फिर इससे इसका गुणा कराइए, फिर इससे इसका, प्लस 3x, अब प्लस का 29 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका बेटा आ जाएगा 87। कितना आएगा? 87। 9 3 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8 बराबर कितना है बेटा? 360। ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ दो तो 32x आ जाएगा, प्लस 87 बराबर 360। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये 32x है आपका, और ये प्लस का 87 है और माइनस का कितना आएगा? 360 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस इससे आप घटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा बेटा 273 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 273 कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए 360 ऊपर लिख लीजिए और 87 नीचे लिख लीजिए। हमेशा बड़े से घटाते। 10 में से 7 जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे बचा 273। तो यहीं पर हमारे पास ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। हम चाहे तो रोहन की आयु, रोहन की माँ की आयु, इसके आगे इसके गुणनखंड करके पता लगा सकते, लेकिन सवाल को हमें सिर्फ यहीं तक लिखना था। तो हम क्या लिखेंगे? अतः रोहन की आयु द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0 को क्या कर रही है? संतुष्ट करती है। तो ये बेटा सवाल नंबर हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 है। आपको इसी तरीके से सवाल को लगाना है। अगला क्वेश्चन है बेटा सवाल नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इस सवाल को थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये फार्मूला हमको ये बताता है कि अगर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। अगर किसी चीज की चाल बढ़ेगी तो उसमें समय कम लगेगा, और अगर कोई चीज में समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब उसकी चाल क्या है? कम है। तो एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं? उल्टा। अगर आप चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा? घट जाएगा, और अगर आप चाल को घटा रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही अप्लाई करना हमको इस सवाल में। तो कह रहा है कि एक सपोज करिए ट्रेन है, तो ट्रेन को मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जा रही है और ये टोटल दूरी कितनी तय कर रही है? 480 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ ये 480 किलोमीटर, पर चाल इसकी क्या है? समान है। एक समान चाल से जा रही है तो कितना? 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है समान चाल से। ठीक है, तो मान लीजिए इसको टाइम t1 लग रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है? अभी इसको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं, इसको जो समय लग रहा है वो t1 लग रहा है। समय कितना लग रहा है? t1। लेकिन अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो चाल तो सेम वही रहेगी और दूरी भी वही रहेगी, क्योंकि उतनी दूरी तय करनी है। लेकिन हाँ सॉरी, इसकी चाल को सवाल में कह रहा है कि चाल को 8 किलोमीटर पर आवर घटाया गया है। तो चाल को अगर मैंने यहाँ पर मान लो सपोज करो x थी, तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 8 हो जाएगी। तो इसकी ये क्या हो गई? चाल हो गई। तो दूरी तो वही रहेगी। दूरी कितनी रहेगी? 480 किलोमीटर दूरी रहेगी। लेकिन इस बार जो टाइम ले रहा है, टाइम कितना है? t2 है। तो जो टाइम है, क्योंकि चाल कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये t1 से कितना है? 3 घंटे अधिक ले रही है। यानी जो पहले टाइम था उससे ये क्या ले रही है? 3 घंटे अधिक ले रही है। अगर आप सिचुएशन समझ गए हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल तो कितना है? हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई, और इस समय इसकी दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है।
तो इसलिए जो इसका समय होगा, इसका बेटा क्या होगा, जो समय होगा, तो हम लिख देंगे समय। तो जो समय होगा उसको हम मान लेते हैं t1। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय हमने इसका क्या माना है, t1, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जब t1 है तो दूरी कितनी तय कर रहा है, 480, और चाल कितनी आपने मानी है, x। इसको आप मान लीजिए समीकरण इसका 1। अब अगर हम इसकी सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि चाल कितनी कम कर दी गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रही, कम हो रही है। तो आप लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया क्या हो जाएगा, समय। तब रेलगाड़ी द्वारा समय क्या लिया जाएगा, तो हम मान लेते हैं समय क्या है, t2 है। लेकिन उस समय जो इसकी चाल है, तो चाल 8 घंटे मतलब क्या हुआ, कम हुई है। तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इसकी बेटा जो दूरी है, तो दूरी तो सेम ही तय कर रहा है, तो 480 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ये क्या हुआ, दूरी होगी। अब हमें क्या लिखा है, लिया गया समय। तो समय को हमने क्या माना था, t1, तो बराबर क्या है t1। तो अगर हम यहाँ पर इसका समय निकालेंगे, t1 निकालेंगे, तो वो t1 इसका क्या हो जाएगा, वो t1 हो जाएगा बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी और बटे में क्या हो जाएगी, चाल। तो यहाँ पर ये सॉरी t2 मानेंगे ना, उसको t1 तो हम ऊपर मान चुके हैं ऑलरेडी, t1 तो ऊपर मान चुके, तो t2 इसको मान लेंगे, गलती से t1 निकल गया। तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बेटा कितनी है, 480 है, और चाल इस बार कितनी है, x माइनस 8। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बात आपको समझना है, हम देख रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ये जो सिचुएशन हमने बनाई थी, ये वाली सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई करना है कि t2 का जो समय लग रहा है वो t1 से 3 घंटे अधिक का समय लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब चाल कम हुई है तो समय 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो किससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, जो t1 समय आया था उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो t2 t1 का क्या होता है, 3 घंटा अधिक। अब यहाँ पर देखो ये सिचुएशन हमको पता चल गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान रखो, तो t2 का मान कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 बराबर t1 कितना हो जाएगा, 480 बटे क्या हो जाएगा बेटा, x। तो ये t1 आपके पास क्या हो जाएगा, 480 बटे x, और प्लस में कितना है 3, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 480 x माइनस 8, और ये प्लस में तो माइनस में आएगा, 480 अपॉन x, और बराबर में कितना बचा 3। यहाँ से 480 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 8 और 1 बटे x बराबर कितना है 3। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ये 480 है, अगर हम इसको काटना, अच्छा हम एक काम करें, इससे इसका मल्टीप्लाई करा दो तो x अपॉन x माइनस 8 आ जाएगा, माइनस इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो x माइनस 8 और अपॉन में, और ये इसका क्या हो जाएगा x। ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम सवाल को कर रहे हैं, तो ये आपके पास कितना आया था, वैल्यू देख लीजिए आप लोग, ये आपके पास वैल्यू आई थी ये वाली। अब यहाँ से इसको माइनस को खोलेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x, अब ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 अपॉन में, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 8x, और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 480 सॉरी, ये इसको यहाँ पे ये 480 है बेटा, 380 गलती से लिख गया था, तो चलो मैं इसको एक स्टेप और लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 480।
ये कटा नहीं है, 3 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचा बेटा 8। यहाँ से देखो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और ये 0 160, तो ऊपर बचा 8, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और 1 पाई 160। इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसका, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 160 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करो, 8 0 0, 8 छंग 48 के 8 और 8 एकम 8, 8 4 1280, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये माइनस का 1280, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो है हमें थ्योरी वही लिखनी होती है कि अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 8x 1280 बराबर 0 को क्या कर रही है, संतुष्ट करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस सवाल को नोट कर लिया है। ये बेटा 3/480 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती से लिख गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश हमने की है चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझाने के लिए, लेकिन एक ही बार में कोई चीज़ नहीं आती है। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि आपको सवाल समझ में आएगा। तब तक के लिए नए वीडियो के लिए तैयार रहिए, जल्द ही लौटेंगे। थैंक यू।